तो आज से हम फोर्थ चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज चैप्टर का नाम है आपको मूविंग चार्ज। एक्चुअली है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इस चैप्टर का, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है, पहले हम देखते हैं इसमें जो फंडामेंटल टर्म्स हैं, जो फंडामेंटल्स है इसके, ठीक है ना। हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है ना, इससे पढ़ने से पहले। बिकॉज ये टर्म्स आपको जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये चैप्टर भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। डिफिकल्टी बिकॉज यहीं से शुरू होती है। ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, magnetic effects of current. Current means electric current. ठीक है, तो हम देखें पहले, सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज कर लेते हैं चार्ज के बारे में, तो आप जानते हैं, हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं। सपोज करते हैं ए चार्ज मूविंग थ्रू अ पॉइंट। इफ अ चार्ज मूविंग थ्रू अ पॉइंट एक्सपीरियंसेस अ साइडवेज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। सपोज करिए यही हमारा पॉइंट है, हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे कोई चार्ज है, प्लस Q चार्ज है हमारे पास। ये यहां से सपोज करिए ये वेलोसिटी है चार्ज का, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक साइडवेज फोर्स। वो साइडवेज फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस तरह से। इधर की तरफ ये फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एनी चार्ज moving with velocity v, suppose through a point P, if experiences a sideways deflecting force F, then at this point P magnetic field is said to exist, and that magnetic field is denoted by vector B, because a vector quantity है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे इस, है ना, B वेक्टर लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से, और एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हमने उसके ऊपर एरो लगाया। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाएंगे कैसे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया और यही है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब हम सपोज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, हम थोड़ा सा एक्स वाई जेड एक्सिस हम निकालते हैं। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपको वाई एक्सिस है, और इसे हमने मान लिया जेड एक्सिस। क्लियर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर, आपको वाई एक्सिस के अलावा हमने दिखाया है। ठीक है, अब इसको, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, ये आपको भी वेलोसिटी से जब मूव करता है, यानी कुछ वेलोसिटी से मूव करता है, तो अगर ये एक साइडवेज यानी फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस किया F, इस डायरेक्शन में वो चार्ज अगर फोर्स एग्जिस्ट करता है,
तो हम कहते हैं इस पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी वेक्टर लिखा और इसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया। क्लियर? तो अब इससे हम है ना जो फोर्स एक्सपीरियंस किया इसके टर्म में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v है ना in the magnetic field B experiences a force F, then it is defined by the equation, इस equation से force is equal to F is equal to, that is Q V vector cross B vector, है ना। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड B को। ठीक है ना, तो कहेंगे if a particle carrying a charge Q moving in a magnetic field B with velocity V experiences a force F, then magnetic field B is defined by this equation, इस इक्वेशन के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो अब जरा देखिए, ये वेक्टर प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो इसका निश्चित रूप से हमारा फोर्स का जो डायरेक्शन होगा आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में। तो क्या होता है देखिए जरा, कि अगर हमारा एक वेक्टर है A जो कि हमने इस लाइन से डिनोट किया OP के द्वारा, दूसरा वेक्टर है हमारा B जो कि हमने OQ लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम A क्रॉस B लिखते हैं तो राइट हैंड रूल यूज करके A क्रॉस B का डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, A क्रॉस B का डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे? तो राइट हैंड रूल हमारा क्या है, हमने अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से करेंगे कि ये जो चारों फिंगर्स है एक डायरेक्शन में पॉइंट करें, और थंब जो है ना इसके परपेंडिकुलर, यानी ये फिंगर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो A क्रॉस B लिखा है तो अपने फिंगर्स को हम, राइट हैंड के फिंगर्स को A की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे हमने रख दिया। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको बेंड करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो अगर बेंडिंग फिंगर्स अपने, यानी ये मुट्ठी में अगर B दूसरा वेक्टर आ रहा है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन होता है इस स्ट्रेच थंब के अलोंग, जो कि आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हैं उस डायरेक्शन में होगा जो इस प्लेन के A और B के द्वारा जो प्लेन कंटेंट है ना। तो इन द प्रेजेंट केस ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, A एंड B आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड A क्रॉस B will be perpendicular to the plane of the board pointing towards you, आपकी तरफ। आप बैठे हो ना, आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो सपोज करो, तो ये आपकी तरफ इंडिकेट करेगा, मतलब ऐसे। ठीक है, आपकी तरफ। क्लियर? तो इसको ये कारण कि आपकी तरफ है ये लाइन जो है इधर से इधर की तरफ। ठीक है ना, ये आपकी तरफ है, तो ये हवा में है, हवा में तो लाइन नहीं खींच सकते, इसीलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, मतलब इसमें परपेंडिकुलर ऐसे। तो ये हुआ A क्रॉस B का डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये राइट हैंड रूल है आपका। क्लियर है? तो अब जरा देखिए, ये V क्रॉस B है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को है ना V के अलोंग रखेंगे। ठीक है, और इसको देखिए V के अलोंग हम सारे फिंगर्स को रखेंगे। तो पहले वेक्टर की तरफ हम रखते हैं, पहला वेक्टर हमारा V है, तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखा, इसको बेंड करेंगे तो दूसरा वेक्टर क्या है, B, तो ये इनक्लोज हो रहा है ना। तो स्ट्रेच थंब जो कि आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हैं V और B जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर। तो एक्चुअल में ये इस तरह से नहीं है, ये आपकी तरफ है, हवा में है, तो हम हवा में लाइन नहीं खींच सकते, इसीलिए मैंने इधर दिखा दिया। तो ये जेड एक्सिस में हमने दिखा दिया फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है ना, तो V B they lie in the plane of the board and F is perpendicular to the plane of the board pointing outward, यानी आपकी तरफ। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर और ये आउटवर्ड हुआ।
है ना। इनवर्ड क्या होता, जब इसके अंदर अगर मान लो इस पॉइंट पे हम कील गाड़े तो जिस डायरेक्शन में जाएगा कील वो आपको इनवर्ड होगा। तो ये तब होता है जब आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी जो हमारा बेंडिंग फिंगर्स हमारे हैं अगर दूसरे वेक्टर को इनक्लोज नहीं करें तब, जो कि मैंने क्लास 11th में डिटेल में बताया था। क्लियर है बच्चों। तो ये हुआ, तो डायरेक्शन आपको एंड द डायरेक्शन ऑफ एफ इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, और इसको कहते हैं, दूसरा भी कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब ये लेफ्ट हैंड कह रहा है तो आपको इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड को, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के सारे हम फिंगर्स को नहीं लेंगे, है ना, ये पीछे दो छोड़ देंगे, ये तीन लेंगे, यानी थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर या सेकेंड फिंगर कहिए, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड दिस इज थंब। तो लेफ्ट हैंड के जो हमारे तीन फिंगर्स हैं, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड दिस इज थंब, इनको क्या करेंगे हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, ठीक है ना, ताकि एक दूसरे पे तीनों परपेंडिकुलर हो। जैसे मोची होता है ना, जिस पे रख करके, है ना, शू वगैरह में अगर सपोज करो आप अपने शूज में, है ना, कील वगैरह गाड़ता है या कुछ भी, तो उस पे ठोकता है, तो उसके पास आप देखना ये 3 डायमेंशनल एक फिगर इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें भी क्या लेना है, ये परपेंडिकुलर, तीनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ताकि ये परपेंडिकुलर हो। और याद रखें जो फर्स्ट फिंगर है, देखिए आप कैसे लिखते हैं एक बार, कारण कि मैंने आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ाया ना, इसीलिए, है ना, थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट हमने लिया है 3 फिंगर, फर्स्ट, दूसरा लिया है हमने, है ना, सेकेंड, सेकेंड फिंगर कहिए या आपको सेंट्रल फिंगर कहिए, सेंट्रल फिंगर, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा थंब, थंब, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये देखिए इसको हमने अंडरलाइन कर दिया एफ को, ठीक है जी। दूसरा जो है ये सेकेंड फिंगर में हमने क्या कर दिया, सी को, या सेंट्रल फिंगर कहिए, तो इसमें हम सी को करेंगे, इसमें हमने क्या कर दिया, एम को कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए जो फर्स्ट फिंगर है, कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रखिए, फर्स्ट फिंगर यानी फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में हो, ठीक है। और ये जो सेकेंड फिंगर है वो या तो ये करंट का डायरेक्शन कहते हैं या ये मोशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज यहां पे। तो ये तीसरा फिंगर जो है वो फोर्स का डायरेक्शन है, बात समझ में आई, यानी जो थंब है वो आपका फोर्स का डायरेक्शन है। तो हम इस तरह से तीनों को स्ट्रेच करें ताकि फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए इसको अप्लाई करके, ठीक है ना। ये फर्स्ट फिंगर आप फील्ड की तरफ रखिए इस तरह से, और इसको क्या करें हम, ये हमारा जो हो गया, ये आपको वेलोसिटी हो गई, मोशन। तो ये देखिए ऊपर की तरफ क्या है हमारा, ये जो है फोर्स का डायरेक्शन है। तो या तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से एफ के डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे या राइट हैंड रूल, सबसे बढ़िया है राइट हैंड रूल यूज करिए। क्लियर है। अब देखिए तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस इक्वेशन से हमने डिफाइन किया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो ये भी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, यानी एफ इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, क्यों तो चार्ज है ना, स्केलर है, ये मेल है भी क्रॉस बी, तो वी बी साइन थीटा, इसको हमने लिख दिया वी बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, वी और बी के बीच का एंगल है, जो कि फिगर में क्लियर है, ठीक है। अब जरा हम देखें यहां पे, अगर हमने मान लिया इफ सपोज इफ
Q इज इक्वल टू, मैं ऐसा यूनिट यूज कर रहा हूं 1 कूलम, ठीक है। V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q की जगह 1 पुट कर दिया, इंटू V की जगह 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, इंटू B, इंटू साइन थीटा की जगह भी हमने 1 पुट कर दिया, तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू B। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, फोर्स के इक्वल। कब, जब जो चार्ज मूव कर रहा है 1 कूलम का हो, और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी क्या हो आपको, 1 मीटर पर सेकेंड का हो, और किस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में हो, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तब हम कहेंगे है ना वो फोर्स के इक्वल होता है। तो अगेन है ना, कैसे डिफाइन करें, तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स experienced by a charge of 1 coulomb moving with the velocity of 1 meter per second at right angle to the direction of magnetic field। क्लियर। तो इस तरह इसके टर्म में हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसी से अगर हम देखें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन से B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू भी साइन थीटा। तो आप लिखेंगे यहां पे B इज इक्वल टू, इसको रब करता हूं, तो हमारे पास हो गया B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू V और यहां पे साइन थीटा, ठीक है। तो अब जरा देखिए है ना, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, फोर्स का। चार्ज का क्या होता है, हम कूलम लेते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं है ना, एम्पियर सेकेंड भी होता है, तो एम्पियर सेकेंड हमने लिख दिया, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड लिख दिया, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, ये पर सेकेंड है, ये सेकेंड का पावर 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूटन लिखेंगे पर मीटर पर एम्पियर, है ना। तो एक यूनिट ये हो गया न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ला। क्या बोलेंगे, टेस्ला, और डिनोट करेंगे कैपिटल T से, ठीक है ना। तो ये हम यूनिट यूज करते हैं, और सीजीएस यूनिट हम गॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसा यूनिट जो है वो टेस्ला है, या दूसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी, ये भी ऐसा यूनिट ही है, तो ये भी यूज होता है, टेस्ला भी यूज होता है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी ने ये लिखा है, मतलब दिस है ना, ये और ये सब सेम है, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर ये ज्यादा यूज नहीं होता, ये यूज होता है। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम्स में आ जाए तो अगर लिखेंगे है ना, लिखा रहेगा, अगर सपोज करो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू, या इज सेम एज, लिखा होगा टेस्ला, सिर्फ वेबर लिख देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसे ही आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लियर बच्चों। तो ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स के टर्म में भी डिफाइन किया, इस इक्वेशन के द्वारा हमने डिफाइन किया, क्लियर। और उसकी हमने ऐसा यूनिट भी लिखा, ठीक। अब नेक्स्ट, इस जो फोर्स है ना, ये जो हमने F लिखा है, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। क्या कहते हैं इसको, दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बोलेंगे। तो अब देखिए लोरेंज फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स तो देख लिया, सिंपल,
है ना सिंपली है ना लोरेंज फोर्स क्या है। तो सपोज करिए यहां पे चार्ज है ना एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, तो अब हमारा जो चार्ज है वही चार्ज सपोज करिए है ना उस रीजन में मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ठीक है, तो देखें हम नेक्स्ट हमारा जो आ गया लोरेंज फोर्स, व्हाट इट इज। लोरेंज फोर्स if a charge moves in the region where both the electric field and magnetic field exist, then the force experienced by that charge is known as Lorentz force। ठीक है ना, तो जब हमारे कोई रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, तब चार्ज उस रीजन में मूव करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज व्हाइल मूविंग थ्रू अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज नोन एज है ना लोरेंज फोर्स। तो सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। यू आर ऑलरेडी एक्वाइंटेड विथ ई एंड जस्ट नाउ आई हैव है ना डिनोटेड मैग्नेटिक फील्ड बाय बी वेक्टर। ठीक है ना, तो अब दोनों क्लियर हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। और हमारा चार्ज है क्यू। ठीक है, तो इफ अ चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई देन इट एक्सपीरियंस a force and that force इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए तो एफ ही लिखते हैं। ठीक है ना, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज आप जानते हैं क्यू ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स अभी जस्ट मैंने बताया एफ, तो उसको बी कह दीजिए। जैसे हमने एफ लिखा था ना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखा था, और यहां पे मैंने एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया ए मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ही तो कहते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो एफ भी हमने कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो एफ बी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, यानी टोटल फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होगा और दूसरा मैग्नेटिक है ना फील्ड के कारण, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, मैग्नेटिक फील्ड में दिस मच फोर्स एक्सपीरियंस किया चार्ज। द टोटल फोर्स कितना हुआ, द टोटल फोर्स F that is given by the vector sum of the electric force and the magnetic force FB, और इनकी वैल्यूज रख दीजिए। दिस इज Q E and FB is equal to Q V cross B, V cross B। दोनों में Q कॉमन है तो Q कॉमन ले लेते हैं और इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, E वेक्टर अब प्लस V क्रॉस B वेक्टर। ठीक है ना, तो ये ही हो गया लोरेंज फोर्स हो गया, दिस इज एन लोरेंज फोर्स। क्लियर, इसको लोरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक, एक छोटा सा और, तो एक छोटा सा और उसमें हम देखते हैं बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है ना, ये बायट-सावर्ट लॉ क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, आप अपने अंदर भर लो बेटा, ताकि क्या होगा, आप जब भी पढ़ोगे इसके जो भी है ना डिटेल्ड में जिसका हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, कोई रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, ये छोटी छोटी बात है ना वहां पे हेल्प करेंगी। ठीक है ना, ये बातें वहां पे हेल्प करेंगी। देखिए सबसे पहले बायट-सावर्ट लॉ, ये होता क्या है, बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है, अब हमने ये एक्चुअली दिस लॉ व्हाट डज इट गिव, तो देखिए दिस लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट एलिमेंट। ठीक है ना, करंट एलिमेंट अब होता क्या है, सपोज करते हैं ये आपका कोई भी कंडक्टर है, सपोज कर लिया हमने एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप,
है ना। इसे करंट सपोज करो आई फ्लो कर रहा है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, सपोज कर लिया। तो इसका एक स्मॉल पोर्शन, छोटा सा पार्ट सपोज कर लीजिए, यही पार्ट हमने ले लिया, छोटा सा, है ना। इसका स्मॉल एलिमेंट हमने यहां से यहां तक ले लिया, ये वाला पार्ट, जो कि हमने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन तो वही होगा। जैसे मान लिया ये छोटा पार्ट हमारा, जैसे एक हमारा ये पॉइंट को मैंने P कह दिया, इसको Q कह दिया, तो PQ एक छोटा सा लेंथ हो गया। इस लेंथ को हम DL लिखते हैं। लेंथ L लिख करके नहीं, आगे हम D लगा देते हैं, DL मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो स्मॉल एलिमेंट के साथ करंट को आप ज्वाइन कर दो, कंबाइन कर दो, तो I और DL, DL इज द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो IDL, अभी तक एक करंट एलिमेंट नहीं हुआ, अब इस पे वेक्टर लिखेंगे, L पर वेक्टर हो जाएगा, यानी DL जो है उस पे वेक्टर है आपको। तो IDL, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। बात समझ में आ गए। तो यानी करंट एलिमेंट का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में करंट यानी A to B फ्लो कर रहा है ना, यानी P to Q, ठीक है। तो PQ के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो गया IDL का, ठीक है। अगर इस करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे, सपोज पॉइंट हमारा ये है, दिस इज द पॉइंट, है ना, दिस इज पॉइंट, इसको हटा दें, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। और इस करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, देन पॉइंट P को बोलेंगे फील्ड पॉइंट, ठीक है। सपोज वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, देन द पॉइंट P इज नोन एज फील्ड पॉइंट। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, क्लियर है। सबसे पहले एक करंट एलिमेंट है, इसके मिडल पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करेंगे P पॉइंट को एक वेक्टर के थ्रू, ठीक है ना। इस वेक्टर के थ्रू हमने इसको ज्वाइन किया, इसको हमने R मान लिया, इस वेक्टर को। क्लियर है। तो जो करंट एलिमेंट है, ये छोटा सा लेंथ दिख रहा है, मैं इस पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर है। ये देखो, तो ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखे, और ये एंगल कुछ बना रहा है R और इस करंट एलिमेंट के बीच में कुछ एंगल है, थीटा एंगल हमने मान लिया। क्लियर ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल एलिमेंट के कारण है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने dV से डिनोट किया। B तो मैग्नेटिक फील्ड है, आगे D लगा दिया, तो छोटा है ना मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो ए डीवी कहा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है, वो हम ये देखते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, also directly proportional to the length of current element, also directly proportional to sin theta magnetic field, magnitude of magnetic field, ठीक है। not magnetic field, this is sin theta and inversely proportional to the square of the distance of field point from the current element। तो R है तो R स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इन सबको हम कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे, dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करते हैं, इक्वल साइन में चेंज करते हैं, तो dB इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की जगह हम वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये जो के कांस्टेंट यहां पे आएगा उसकी जगह ये वैल्यू होती है, ठीक है। और लिखेंगे आई dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी, जैसे हम एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे, परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह हम म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब जरा देखिए हमारा ये वैल्यू आ, ठीक। तो अब इसी को वेक्टर नोटेशन में हम लिख सकते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई करंट डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। देखो इसके इक्वल आ जाएगा ये, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P at a distance r from the current element, ठीक है, is given by this equation. The dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r upon r cube. ठीक, अब देखिए यहां भी राइट हैंड रूल लगे जाएगा। क्लियर ना? तो इस मैग्नेटिक फील्ड यानी dB के डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट है dl और r। तो dl का डायरेक्शन ये जो है ना, ये आपको डॉटेड लाइन है उसके अलोंग रखेंगे राइट हैंड को, इसको बेंड करेंगे तो ऑलरेडी हमारे ये पीछे छूट चुका है ना, आर पीछे छूट गया, इनक्लोज नहीं करेगा। तो अगर कर्लिंग फिंगर सेकंड वेक्टर को इनक्लोज नहीं करे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो होगा बट दैट इज पॉइंटिंग इनवर्ड, नॉट आउटवर्ड, इनवर्ड। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस है ना पॉइंटेड एंड की तरफ होगा, इस तरह से बोर्ड पे परपेंडिकुलर एंड जस्ट पॉइंटिंग इनटू इट। ठीक है, ये डायरेक्शन होगा। तो इस चीज को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस चीज को हम डिनोट करते हैं कैसे? क्रॉस से। यहां पे हम क्रॉस अगर हमने लिख दिया है ना, इस तरह से क्रॉस लिख करके सर्कल कर दिया, अगर सर्कल ना करो तभी भी चलेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस, इस क्रॉस के थ्रू अगर आपने लिखा है तो कोई भी जो फिजिक्स का टीचर होगा, फिजिक्स जो पढ़ा होगा वो बता देगा, है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली बाय सिंबल, ठीक है ना, वो समझ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया है बच्चे ने। ठीक है, दिस डायरेक्शन ऑफ डीवी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड पॉइंटिंग इनटू इट, है ना, सिर्फ क्रॉस से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, रिमेनिंग द नेक्स्ट, ओके।